स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। आज हम लोग ज्योग्राफी मेजर 13 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि अधिवास भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अधिवास भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझें कि अधिवास भूगोल का अर्थ क्या होता है और साथ में जानेंगे हम लोग कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। इसके पहले कि आप लोग इसका आंसर को समझे, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड समझा देते ताकि आप इस आंसर को बेहतर तरीके से समझ पाए। आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल के बारे में, जहाँ पर मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन को मानव भूगोल कहा जा रहा था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा आर्थिक भूगोल को, तो वो मानव भूगोल था, वो आर्थिक भूगोल था। उसी तरह से ये आज है अधिवास भूगोल। ठीक है, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी गांव, कोई भी जो बस्ती है वो कहाँ पर बसा हुआ है, या फिर कोई भी जो नगर है वो कहाँ पर बसा हुआ है और वो वहां पर क्यों बसा हुआ है, कहाँ और क्यों का जो अध्ययन करता है उसी को अधिवास भूगोल कहा जाता है। कि कोई भी बस्ती हो या फिर कोई भी नगर हो वो कहाँ पर बसा हुआ है और क्यों बसा हुआ है, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण वो वहां पर बसा हुआ है। इन्हीं सब चीजों का जो, इन्हीं सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को अधिवास भूगोल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे आप मान लीजिए टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर वहां पर क्यों बसा हुआ है, क्योंकि वहां पर टाटा का फैक्ट्री था, वहां पर रोजगार मिला। अब मान लीजिए धनबाद, धनबाद शहर इतना विकास क्यों कर रहा है या फिर इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर कोयला वाला क्षेत्र है। तो वहां पर वो नगर क्यों बसे, ये एक कारण रहा। कुछ क्षेत्र जैसे कि आप मनाली देख लीजिए, शिमला देख लीजिए, वो सारे शहर घाटियों के किनारे बसे हुए, ऐसा क्यों है। तो इन्हीं सब चीजों का अध्ययन कौन करता है, अधिवास भूगोल करता है। कोई क्षेत्र है जो पहाड़ों में बसा हुआ है, तो वो पहाड़ में क्यों है, इन्हीं सब बातों का अध्ययन कौन करता है, तो अधिवास भूगोल करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बारे में सीधा सीधा इसके आंसर को समझते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप बेहतर तरीके से हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट को आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, और वीडियो अगर ये आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए समझते एक बार क्वेश्चन को फिर से। कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अधिवास भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। भूमिका को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भूगोल केवल धरती की आकृतियों या नदियों पहाड़ों का अध्ययन नहीं है। भूगोल वो केवल धरती की आकृतियों या फिर नदियों पहाड़ों का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। बल्कि भूगोल में क्या होता है, तो मानव के बीच, मानव और उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका भी अध्ययन किया जाता है। इन्हीं संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का निवास। मनुष्य का निवास, इसलिए अधिवास भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव वस्तुओं की संरचना, वितरण और विकास का अध्ययन करती है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो अधिवास भूगोल है वो भूगोल की एक ऐसी शाखा है जो मानव वस्तुओं की संरचना, उसके वितरण को और उसके विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भूमिका आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग और इसके बारे में और डिटेल समझेंगे, अधिवास भूगोल के अर्थ को जानेंगे। ठीक है, अधिवास भूगोल के अर्थ को समझेंगे। कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल का मतलब है मनुष्य का रहने का स्थान। अधिवास भूगोल का मतलब क्या है कि मनुष्य का रहने का स्थान, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा नगर हो, चाहे वो छोटा सा एक गांव हो या फिर बड़ा नगर हो। इसलिए अधिवास भूगोल वह शाखा है जो यह बताती है कि लोग कहाँ और किस प्रकार रहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल वह शाखा है जो यह बताती है कि लोग जो है वो कहाँ पर रह रहे हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी बस्तियां किस आकार की हैं और किन कारणों से वे इस तरह विकसित हुई हैं, और किन कारणों से वे इस तरह से विकसित हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, कुछ जो शहर है या फिर जो गांव बस्ती है वो नदी घाटे के किनारे बसे हुए हैं, कुछ घाटियों में बसे हुए, कुछ पहाड़ों में बसा है, कुछ मैदान में बसा है, तो कुछ नदी के किनारे बसे हैं, कुछ खनन क्षेत्र के किनारे बसे हैं, कुछ उद्योग क्षेत्र के किनारे बसे हैं। तो ऐसा क्यों है, उसका आकार कैसा है, वो किन कारणों से यहाँ पर बसा हुआ है, इन सबका अध्ययन कौन करता है, तो अधिवास भूगोल करता है। आगे हम लोग विद्वानों की परिभाषा को समझेंगे। अधिवास भूगोल का तो मतलब हमने समझा दिया। ठीक है, एक मोटा मोटी मतलब ये है, लिखना है आपको एग्जाम में, ऐसा ही लिखना है। लेकिन ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं मान लेगा कि हम जैसा बोल दे रहे वही अधिवास भूगोल हो जाएगा। तो विद्वानों के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या तो इसके बारे में अध्ययन किया है और अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो पहले जो विद्वान है आर ई डिक्सन। ठीक है, आर ई डिकिसन। तो पहले जो विद्वान है आर ई डिकिसन, उसके अनुसार अधिवास भूगोल की क्या परिभाषा उसको समझ लेते हैं। आर ई डिकिसन के अनुसार अधिवास भूगोल की क्या परिभाषा है उसको समझते हैं। इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल मनुष्य और उनके निवास स्थानों के धरती की सतह पर सामूहिकरण का अध्ययन करता है।
ये जो अधिवास भूगोल है वो मनुष्य और उनके निवास स्थानों के धरती की सतह पर सामूहिकरण का अध्ययन करता है। ठीक है, किस तरह से वो लोग रहते हैं इसका अध्ययन करता है। दूसरा जो विद्वान है मिशेल, ठीक है, मिशेल के अनुसार ये मिशेल क्या कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। इनका कहना है कि अधिवास भूगोल वह अध्ययन है जिसमें यह समझाया जाता है कि लोग भूमि पर किस प्रकार घर बनाकर रहते हैं। ये जो मिशेल है इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल वह अध्ययन है जिसमें यह समझाया जाता है कि लोग भूमि पर किस प्रकार घर बना करके रहते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, उसमें जो घर बना उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये मिशेल के अनुसार कहा जा रहा है। तीसरे जो विद्वान है हडसन, ठीक है, हडसन, इनका मत है कि यह मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव बस्तियों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करती है। हडसन कहते हैं कि यह मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव बस्तियों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। जो मानव बस्ती है और उनका जो पर्यावरण का संबंध है उसके बीच का अध्ययन करता है। ठीक है, यह हडसन के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये तीन परिभाषा हो गया। तीनों परिभाषा को आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब भी अधिवास भूगोल के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप लोग यही परिभाषा लिखेंगे किसी भी सेमेस्टर में, और कहीं पर भी पूछे तो आपको यही परिभाषा लिखना है। आगे हम लोग इसके विषय क्षेत्र को समझेंगे। अधिवास भूगोल का विषय क्षेत्र। अधिवास भूगोल का विषय क्षेत्र। अधिवास भूगोल का पहला जो विषय क्षेत्र है वो है बस्तियों की उत्पत्ति और विकास, कि बस्तियों का उत्पत्ति कैसे हुआ और उसका विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में। ठीक है, प्रारंभिक मानव गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे। जैसे कि आपको पता है जो प्रारंभिक मानव थे वो गुफाओं में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या तो वो झोपड़ी में चले गए गुफाओं से। धीरे धीरे शिकार और संग्रह से खेती की ओर बढ़ने पर अस्थायी गांव बने और बाद में नगरों का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या होता, वो लोग पहले शिकार करते थे, संग्रह का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती को पकड़ा और खेती से भी आगे बढ़ करके उन्होंने गांव बनाया। गांव के बाद क्या हुआ तो वो नगर में बदल गए। आगे कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल इन्हीं बस्तियों की ऐतिहासिक यात्रा का अध्ययन करता है, और ये जो अधिवास भूगोल है इन्हीं बस्तियों के ऐतिहासिक यात्रा का अध्ययन करता है। कैसे पहले मानव शुरुआती चरण से लेकर के आज तक पहुंचा है, इन्हीं सब बातों का वो अध्ययन करता है। कौन? अधिवास भूगोल। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र है वो है ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन। ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन कहा जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित होती हैं। जो ग्रामीण बस्तियां वहां पर कैसे तो कृषि पर आधारित होती है या फिर पशुपालन पर। ये कहीं सघन तो कहीं विस्तृत होती हैं। गांव जो है कहीं कहीं पर सघन, सघन का मतलब क्या है, जहां पर घर पास पास बने हो, और विस्तृत का मतलब क्या होता है, जहां पर घर दूर दूर हो। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि ये कहीं कहीं सघन तो कहीं विस्तृत होती हैं। मानव बस्तियां जो कहीं कहीं पर सघन होता है, कहीं पर विस्तृत होती हैं। इनकी आकृति गोल, चौकोर, लंबी या फिर सितारोनुमा भी हो सकती है, और इनका जो आकृति है बस्ती का वो गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लंबी या फिर सितारोनुमा भी हो सकता है। तो इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है? अधिवास भूगोल करता है, कि कोई बस्ती सटा हुआ है या फिर जो दूर दूर है, या फिर कोई भी बस्ती जो है, गांव की जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, ठीक है, किस तरह से वो विकास कर रही है, किस तरह से वो बसा हुआ है, इसके बारे में अध्ययन कौन करता है? तो अधिवास भूगोल करता है। तीसरा जो इसका विषय क्षेत्र वो है शहरी बस्तियों का अध्ययन। शहरी बस्तियों का अध्ययन कहा जा रहा है कि नगरों का इतिहास बहुत पुराना है। नगरों का इतिहास बहुत पुराना है, और इनका विकास व्यापार, उद्योग, प्रशासन और शिक्षा जैसे कारणों से हुआ है। नगरों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, और इसका जो विकास कैसे हुआ तो व्यापार के कारण हुआ है, उद्योगों के कारण हुआ है, प्रशासन और शिक्षा के कारण हुआ है। अधिवास भूगोल नगरों की संरचना, फैलाव, उद्योग क्षेत्र, आवासीय इलाकों और उपनगरों का भी अध्ययन करता है। ये जो अधिवास भूगोल है वो नगरों की संरचना का भी अध्ययन करता है, कि नगर किस तरह से बसा हुआ है, इसके फैलाव के बारे में अध्ययन करता है, कितना दूर तक ये जा रहा है। जैसे जैसे शहर विकसित होता है वैसे वैसे क्षेत्रों का फैलाव होता है। उद्योग क्षेत्रों का अध्ययन करता है, आवासीय इलाकों का अध्ययन करता है, और उपनगरों का भी अध्ययन करता है। कौन? अधिवास भूगोल। ये सब क्या है तो अधिवास भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। ठीक है, विषय क्षेत्र का मतलब है क्या क्या वो देखने का काम करता है, उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। अधिवास भूगोल का जो चौथा विषय क्षेत्र है वो बस्तियों का स्थानिक वितरण। बस्तियों का स्थानिक वितरण कहा जा रहा है कि मनुष्य कहाँ बसेगा यह प्रकृति तय करती है। नदियों के किनारे, उपजाऊ मैदान और समुद्री तटों पर घनी बस्तियां पाई जाती हैं, जबकि ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों और घने जंगलों में कम बस्तियां होती हैं। इस वितरण का अध्ययन अधिवास भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है। क्या कहा जा रहा है कि इस वितरण का अध्ययन जो है अधिवास भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है। कहने का मतलब है, कहा जा रहा है कि जो बस्ती है वो वितरित है, कहीं पर पहाड़ों में बसा हुआ है, कहीं पर जो नदी घाटी है उसके किनारे बसा हुआ है, कहीं उपजाऊ मैदान में बसा हुआ है। तो इन सब का जो अध्ययन करने का काम है अधिवास भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अधिवास भूगोल का विषय क्षेत्र माना गया। पांचवा जो इसका विषय क्षेत्र है बस्तियों की कार्यान्वयन विशेषताएं।
बस्तियों की कार्यात्मक विशेषताएं। ठीक है, हर बस्ती की अपनी आर्थिक पहचान होती है। कोई बस्ती वो क्या काम करता है उससे उसकी पहचान होती है। कोई बस्ती खेती से जुड़ी होती है, तो कोई उद्योग से, कोई व्यापार से, कोई शिक्षा और प्रशासन से। उदाहरण के लिए जमशेदपुर लो इस्पात उद्योग से विकसित हुआ है। जमशेदपुर जो है वो लो इस्पात उद्योग से विकसित हुआ है। वहीं जो मुंबई जैसे नगर है वो व्यापार और बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। तो बस्तियों के कार्यात्मक विशेषताओं के कारण भी ये विकसित हुआ है। वही कहा जा रहा है कि हर बस्ती की अपनी आर्थिक पहचान होती है। कोई बस्ती खेती से जुड़ी होती है, तो कोई उद्योग, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी बस्तियों का जो कार्यात्मक विशेषता है, ये सबको देखने का भी काम किसका, आदिवासी भूगोल का ही है। कि कोई भी जो शहर या फिर गांव बस्ती है वो किस तरह से विकास कर रहा है, किन कारणों से विकास कर रहा है, या फिर किन कारणों से वहां पर बसा हुआ है। छठा जो इसका आदिवासी भूगोल का विषय क्षेत्र वो बस्तियों की समस्याएं और नियोजन। बस्तियों में क्या क्या समस्याएं होती है और उसका नियोजन किस तरीके से किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी कौन करता है, तो आदिवासी भूगोल ही करता है। लिखा है कि आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं। चाहे ग्राम वाले क्षेत्र हो या फिर शहर वाले क्षेत्र, दोनों ही जगहों पर कई सारे समस्याएं हैं। गांव में बेरोजगारी और पलायन है। वहीं नगरों में जनसंख्या दबाव, यातायात जाम और झुग्गी बस्तियों की समस्या है। गांव में कैसे समस्या है कि वहां पर रोजगार का समस्या है। यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता क्योंकि लोग कृषि करते हैं और उससे ज्यादा पशुपालन करते हैं, और उससे ज्यादा अगर कमाना है तो उसको बाहर जाना पड़ता है शहरों में कमाने के लिए। इसके कारण क्या है, तो वहां पर नगरों में जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है, यातायात में समस्याएं आने लगती है, जाम बढ़ जाता है, झुग्गी बस्तियों की समस्या आ जाती है। क्योंकि जो गांव से लोग गए हैं कमाने के लिए, वो लोग बड़े शहर में या फिर बड़े जो रईसी इलाके हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट है, वहां पर रेंट दे करके नहीं रह सकते या फिर घर खरीद करके नहीं रह सकते। तो वो लोग क्या रहेंगे, जो छोटे छोटे गांव हैं, जो बस्तियां झुग्गी हैं, वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण नगरों में जनसंख्या दबाव बढ़ता है, यातायात जाम बढ़ता है, झुग्गी बस्तियों की समस्याएं बढ़ती हैं। आगे कहा जा रहा है कि आदिवासी भूगोल इन समस्याओं को समझकर बेहतर नियोजन और विकास की दिशा सुझाता है। और जो आदिवासी भूगोल है वो इन सभी समस्याओं को समझता है और बेहतर नियोजन और विकास की दिशा सुझाता है। वो देखता है कहाँ पर किस तरह की दिक्कत हो रही है और क्यों हो रहा है, उसके बारे में वो नियोजन करता है। ठीक है, विकास की दिशा सुझाता है कौन, आदिवासी भूगोल। इसीलिए आदिवासी भूगोल जरूरी होता है। और ये जो आपने देखा अभी तक, ये सारे आदिवासी भूगोल के विशेष क्षेत्र थे। इतना सारा काम किसको करना रहता है, तो आदिवासी भूगोल को करना रहता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। क्या लिखा है निष्कर्ष में कि अतः यह स्पष्ट है कि आदिवासी भूगोल केवल गांव और नगरों की गिनती या आकृति का अध्ययन नहीं करता। क्या कहा जा रहा है कि अतः स्पष्ट है कि आदिवासी भूगोल जो है वो सिर्फ केवल गांव और नगरों की गिनती या फिर आकृति का अध्ययन नहीं करता। कितने नगर हैं, कितने बस्ती हैं, इसका गिनती नहीं करता, इसकी आकृति का सिर्फ अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनकी पूरी संरचना, विकास, कार्य और समस्याओं की विवेचना करता है। बल्कि उनकी पूरी संरचना के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके कार्य और समस्याओं की विवेचना करता है। विद्वानों की परिभाषाएं भी दर्शाती है कि यह मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। यह मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है जो बस्तियों को उनके पर्यावरण और कार्यों से जोड़कर देखती है। वर्तमान समय में आदिवासी भूगोल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि संतुलित शहरी ग्रामीण विकास और सतत नियोजन के लिए यह वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। जब आप मानव भूगोल पढ़े होंगे सेमेस्टर 5 में, वहां पर आप इस चीज को भी पढ़े होंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। तो मानव भूगोल का बहुत सारा विषय क्षेत्र होता है, उसमें से आपका एक आदिवासी भूगोल भी आता है। उसमें कृषि भूगोल भी आएगा, उद्योग भूगोल भी आएगा, तो बहुत सारा उसमें विषय क्षेत्र आता था। तो उसी में से एक है आदिवासी भूगोल, जिसके बारे में आपका जो सेमेस्टर 6 है उसमें मेजर 13 में पूरा दिया गया है। उसी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना था। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे, आप अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, ताकि वे लोग का भी भलाई हो सके और थोड़ा सा चैनल भी ग्रो करे। ठीक है, मेजर 12 का प्लेलिस्ट हम बना दिए, कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है वहाँ मेजर 12 का। तो जाकर के आप लोग मेजर 12 का तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।